चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 21 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक हमेशा की तरह दिया जाएगा। जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और जो भी छात्र बार-बार ये पूछते हैं कि सर ये क्या बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी है वहाँ पर या फिर बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी एग्जाम में उपयोगी होंगे या फिर नहीं? तो पुनः मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी भरपूर हेल्प करेगी। जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर चीजें दे रहे हैं वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद ही अंदाजा लगेगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही निर्धारण होगा। तो इसका प्रीवियस पार्ट आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। अच्छा, मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां पर जाइए, तमाम वीडियो एकदम अच्छी तरीके से वहां पर आपको मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अक्टूबर 2023 में अभी हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 शॉर्ट में टीटीएफ कहा जाता है और इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया, जो कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर होगा ज्ञान भवन पटना में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया है। बताया कि किस कथा संग्रह के लिए वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथिली भाषा के एक बड़े साहित्यकार थे, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो प्रश्न पूछा गया है प्रत्यक्ष तौर पर, तो समक पोथी ये एक रचना थी इनकी, जिनके लिए इन्हें वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बिहार के संदर्भ में जिस तरह का प्रारूप है, बदलता हुआ प्रारूप, खास करके बीपीएससी एग्जाम का, इस प्रकार से रिलेट करके चीजों को आपसे पीछे जाके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए इसके बारे में, जो चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है उसका वर्णन यहाँ पर हमने किया है। ईसापुर मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार में एक स्थान है ईसापुर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और आपको ध्यान रखना, मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का अभी हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो जिस वजह से ये भी खबरों में है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो उन्होंने कथा, कविता, नाटक रचना में जो मतलब कह सकते हैं साहित्यकार थे, उनकी जो रचनाएं होती थी मूल रूप से समकालीन मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कुरीतियों की बारीकी को वो अपनी रचनाओं में उजागर करते थे। तो ये यहाँ से ध्यान रखें। और उनकी एक रचना थी सामाक पोथी कथा संग्रह, जो कि एक मतलब कह सकते हैं इसमें कहानियों का वर्णन था। वर्ष 1993 में इन्हें इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष था 1993 जिस वर्ष इन्हें यह सम्मान मिला था। अच्छा, उन्होंने मैथिली शब्दकोश का भी निर्माण किया था, जो कि कल्याणी कोश के नाम से जाना गया, यानी कि मैथिली भाषा का डिक्शनरी, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। तो ये जाना गया कल्याणी कोश के नाम से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनकी कुछ और प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनमें बसात, रुक्मणी हरण और इसके अतिरिक्त लोढ़ानाथ, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो सम्मिलित तौर पर यहाँ से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इसका पीडीएफ फाइल जो आप लोग बार बार बोलते हैं, वो बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके करंट अफेयर्स वाले कोर्स और साथ ही साथ जो 70वीं बीपीएससी वाला कोर्स चल रहा है वहां पर जाकर के आप इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑफर भी है, वो जानकारी अभी थोड़ी देर बाद देंगे आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमने चर्चा किया साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, ये जानकारी आपको दे दूं। दरअसल साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो वर्ष 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 12, जबकि युवा पुरस्कार के लिए कुल 20 लेखकों का चयन किया गया है या फिर साहित्यकारों का चयन किया है। तो कुल मिला के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए दोनों श्रेणियों में मिला के हम देखें तो 42 साहित्यकारों का चयन हुआ है। कितना? तो 42। अब यहाँ पर इसमें कुछ कैटेगरी है जो कि हमने बाल साहित्य के दृष्टिकोण से इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये बिहार के भी संदर्भ में है। ये मैथिली वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो ओल कतरा झोल कतरा एक कविता संग्रह है, जो कि इसके रचनाकार हैं अक्षय आनंद उर्फ सन्नी, जो कि आपको ध्यान रखना है मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए ओल कतरा झोल कतरा का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त और भी भाषाओं में जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और नेपाली, ये कुछ 42 में, यहाँ पर देखिए 42 नहीं बल्कि यहाँ पर जो हमने बाल साहित्य की बात किया है तो बाल साहित्य के लिए 22 कलाकारों या फिर 22 साहित्यकारों का चयन किया गया। एक्चुअली में साहित्यकार, कलाकार नहीं। तो इस 22 में से जो यहाँ पर 6 आप देख रहे हैं, 6 भाषाओं के बारे में, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस वजह से आपको ये तमाम चीजें ध्यान रखना है। आपको इसका पीडीएफ फाइल में ये तमाम चीजों का वर्णन भी वहां पर मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में, और मैथिली भाषा को लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर साहित्यकारों की बात हुई है, तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जो साहित्यकारों को दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार होता है, उनमें से एक स्थान ये पुरस्कार का भी है, जैसे कि इसमें हम चर्चा करेंगे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और इसके बाद बिहारी पुरस्कार की। तो आपको ध्यान रखना है, इन तीनों पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी या फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत अभी हाल ही में 32वां पुरस्कार वितरित हुआ है, जो कि इन तीनों की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान मिला तमिल लेखिका सुश्री शिवशंकरी को। उनकी जो आत्मकथा है, पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम, तो इन्हीं के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया। जबकि वहीं पर हम बात करें 32वां व्यास सम्मान की, तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए यह सम्मान दिया गया। जबकि वहीं पर तीसरी में हम बात करें बिहारी पुरस्कार के 32वें संस्करण की, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी जो आलोचना कृति थी पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। तो ये रही बात यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बारे में। अब यहाँ पर एक और साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है और वे कहाँ के रहने वाले हैं और वो कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो दिया गया है। इसकी जानकारी ऑलरेडी हमने कई बार आपको दिया है, आप अगर इस सीरीज के साथ बने हुए होंगे तो आपको ये जानकारी मालूम होगी। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक अपने पहले बिहार दौरे पर थी। बताएं कि 2015 में वे किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। देख रहे हैं, प्रश्न को इस प्रकार से सेट किया जा रहा है। इस तरह के प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिहार पीसीएस एग्जाम की तैयारी में आप लगे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प होगी। और जिस प्रकार से हम आपको सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे आर्टिकल का निचोड़ के साथ प्रश्न आपको देते हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए कारगर होगा। तो वीडियो को लाइक करके आप लोग हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू 2015 में, तो राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि झारखंड की। अच्छा, इसके बारे में यानी कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, जो पहली बार बिहार दौरे पर आई है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें उन्होंने कार्य किया, कहाँ कहाँ भाग ले, वो तमाम चीजों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अगर हम महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी भारत की, उनके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो इन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक बिहार के पहले दौरे पर थी। 18 अक्टूबर को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को उन्होंने लॉन्च किया, जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, और ये संचालित होगी 2028 तक। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चौथे कृषि रोड मैप के बारे में विस्तृत जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपको दिया था, आपको मालूम होगा। फिलहाल इसकी चर्चा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को वो जानकारी दे दिया गया है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, उसके एक दिन बाद अर्थात 18 के बाद 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वे भाग ले, और उसी दिन राजभवन पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत की। और फिर शाम को 19 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भाग ली। उसके बाद अगले दिन 20 अक्टूबर को गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, जो कि तीसरा दीक्षांत समारोह था, इसमें इन्होंने भाग लिया। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तीसरा दीक्षांत समारोह था। तो ये सारी बातें यहाँ पर फिलहाल जो बिहार दौरे पर आई है, यहाँ से ये सारी बातें निकल कर आई है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कई सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो काफी इंपॉर्टेंट यह था कि इन्होंने 2015 में मतलब झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बने थे, और किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होते हैं। और बिहार के संदर्भ में राज्यपाल को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार में जो राज्यपाल के लिए या फिर जो राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग होता है, अब बिहार में राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ समय पहले ही ये जानकारी हमने आपको दिया था, ये घोषणा हुई थी, जिसके बाद ये चीजें सामने आई। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 21 जुलाई 2022 को
भारत की 15वीं राष्ट्रपति ये चुनी गई थी और वो भारत की पहली आदिवासी महिला तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अच्छा, यहाँ पर हाँ वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति थी जो कि 12वीं राष्ट्रपति बने थे। ये ध्यान रखिए। द्रौपदी मुर्मू के जन्म के बारे में बात करें तो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत उबरबेड़ा गांव में इनका एक संथाली आदिवासी परिवार में जन्म हुआ था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि उन्होंने वर्ष 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षिका के रूप में मतलब की शुरुआत किया था। इनके जीवन की यानी कि इनका जो मतलब एक करियर जो स्टार्ट हुआ स्कूल शिक्षिका के रूप में स्टार्ट हुआ था। वो किसी स्कूल में अध्यापन का कार्य करती थी और आप यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी कि जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी हुआ इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो नीदरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं जहां से प्रश्न बनेंगे। तो हाल ही में 15वां वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। नोट कीजिएगा, इस संस्था के द्वारा ये जारी होता और ये इसका 15वां संस्करण था जो कि वार्षिक संस्करण है, मतलब प्रत्येक वर्ष ये जारी होता है। अब यहाँ पर इस सूचकांक की बात करें, इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर रहा नीदरलैंड जो कि 85.0 अर्थात 85 के समग्र स्कोर के साथ इस सूचकांक में आपको ध्यान रखना नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि अन्य दो स्थान की बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की तो क्रमशः दूसरे स्थान पर रहा आइसलैंड और तीसरे स्थान पर रहा डेनमार्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो समग्र स्कोर रहा आइसलैंड का वो 83.5 और डेनमार्क का रहा 81.3। लेकिन इस सूचकांक में भारत की दृष्टिकोण से हम देखें जो कि अति महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, तो इस सूचकांक के अनुसार भारत इस सूचकांक में 47 देशों में से 45वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में वो बहुत ज्यादा खराब है। 47 देशों में 45वें स्थान पर है भारत। हालांकि भारत का जो समग्र सूचकांक मूल्य 2022 में था वो 44.5 था, लेकिन 2023 में बढ़कर ये 45.9 हो गया है। इसके बावजूद भी जो भारत की स्थिति है वो अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा नीचे है। पिछले वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था, इतना मतलब सूचकांक मूल्य के साथ। तो पिछले वर्ष से भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक होंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अमित सरोहा और पारुल परमार। यानी कि इसमें अगर हम देखें फाइनल आंसर तो उपरोक्त ए एंड बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में एशियन गेम्स आयोजित हुआ था चाइना में और यहाँ पर हालांकि एशियन गेम्स के अंतर्गत यहाँ पर बात हो रही पैरा एशियन गेम्स की। तो इससे संबंधित जो ध्वजवाहक को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसकी चर्चा यहाँ पर है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन है ये चाइना के हांगझो में होना है। ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित होगा। ये तिथि भी जो अवधि है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रतियोगिता के लिए इस गेम्स के लिए अमित सरोहा और पारुल परमार पैरा एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न हमने देखा कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इस पैरा एशियाई खेलों की तो भारत की तरफ से 332 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जिनमें 196 पुरुष और 133 महिला खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो 332 खिलाड़ी भारत की तरफ से होंगे। अच्छा, अभी हाल ही में जो 19वां एशियाई खेल संपन्न हुआ यहाँ पर चाइना के हांगझो में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक अहम टॉपिक है, प्रश्न बनना यहाँ से स्वाभाविक है। तो 19वां जो संस्करण था एशियाई खेलों का ये चीन में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इस प्रतियोगिता में भारत 28 स्वर्ण 38 रजत अर्थात 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज कुल 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा भारत। ये नोट कीजिएगा, भारत ने कुल 107 पदक जीता। इससे पहले भारत ने इतना पदक एशियन गेम्स में कभी नहीं जीता था। पहला जो एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में आयोजित हुआ था जो कि भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ था, पहला जो कि उद्घाटन संस्करण था एशियन गेम्स का,
वहां पर भारत ने 51 पदक अपने नाम किया था और जापान के बाद दूसरे स्थान पर आया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो 19वां संस्करण है, 19वें संस्करण से ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, बिहार के संदर्भ में चीजों को हमने शामिल किया है। जो चाइना में ये आयोजित हुआ 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक, तो बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। उसी का जिक्र यहाँ पर हुआ है कि 2023 एशियन गेम्स में बिहार के 5 खिलाड़ियों को भारतीय राष्ट्रीय टीम में विभिन्न खेलों में शामिल किया गया था। लेकिन बिहार ने या फिर बिहार के खिलाड़ियों ने कोई भी पदक नहीं जीता, यानी कि कोई भी पदक जीतने में बिहार के खिलाड़ी नाकाम रहे। फिलहाल ये तो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन एशियन गेम्स में हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एशियन गेम्स की पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना रहा 383 पदक के साथ, जिसमें 201 गोल्ड मेडल था। जापान दूसरे स्थान पर 188 पदक के साथ, 52 स्वर्ण पदक इसमें शामिल। कोरिया तीसरे स्थान पर 190 पदक के साथ, जो कि 42 स्वर्ण इसमें शामिल। और भारत चौथे स्थान पर 107 पदक के साथ, इसमें 28 स्वर्ण शामिल। अच्छा, यहाँ पर अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो रहा है कि कोरिया 190 पदक के साथ नीचे है और जापान 188 पदक के साथ ही ऊपर है, दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापान ने कोरिया के तुलना में ज्यादा स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला। तो ये सारी चीजें रही एशियन गेम्स 2023 से संबंधित, जो कि ये उसका 19वां संस्करण था। ये तमाम चीजें ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि जो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर जो प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें पुरुष और महिला जो वर्ग है दोनों में वेस्ट जोन चैंपियनशिप प्रतियोगिता अभी हाल ही में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों का वर्णन यहाँ पर है, जैसे कि मध्य प्रदेश ने प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश ने पुरुष और महिला वर्ग में किसे हराकर ये खिताब जीता, तो उसी का जिक्र यहाँ पर आगे 2 पॉइंट में है कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में खेले गए खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को, यानी कि जो मेजबान छत्तीसगढ़ है, उसी को 3-1 से पराजित कर हॉकी सब जूनियर महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उसके बाद यहाँ पर अगला है पुरुष वर्ग के बारे में कि जूनियर पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश ने दादर नगर हवेली व दमन व दीव को 8-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। तो दोनों कैटेगरी यहाँ से ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है, ये हॉकी से संबंधित यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसमें दोनों जो मतलब पुरुष और महिला वर्ग का जो खिताब है, हॉकी सब जूनियर पुरुष और महिला वर्ग वेस्ट जोन चैंपियनशिप, ये खिताब दोनों मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया। अब यहाँ पर हम हॉकी की चर्चा कर रहे हैं, तो हॉकी से संबंधित टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ध्यान रखना। आई होप कि बहुत सारे छात्र समय के साथ ये सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, पूछे जा सकते हैं। तो रिवीजन पर्पज से यहाँ पर हमने चीजों को शामिल किया है। तो टोक्यो 2020 में अगर हॉकी की दृष्टिकोण से हम देखें तो वो दिन था 5 अगस्त 2021 का, जब भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों के लंबे इंतजार के बाद किसी ओलंपिक खेल में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था, तीसरा स्थान हासिल किया था और कांस्य पदक अपने नाम किया। ये 41 सालों के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में कोई पदक मिला था। तो ये डेट मतलब जो यहाँ पर अंतराल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किस देश को हराकर ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थान मिला और कौन सा पदक मिला। तृतीय स्थान मिला तो स्वाभाविक है कि भारत को कांस्य पदक मिला होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में इसे टोक्यो 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, चाइना दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन चौथे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो अपना भारत इस टोक्यो 2020 में 7 पदक कुल अपने नाम किया। इन 7 पदकों में से 1 स्वर्ण पदक और उसके बाद 2 सिल्वर अर्थात 2 रजत पदक और 4 ब्रॉन्ज अर्थात 4 कांस्य पदक अपने नाम किया। और कुल मिलाकर 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 गोल्ड मेडल, ये जेवलिन थ्रो में, मेंस कैटेगरी में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया था। नीरज चोपड़ा इसके बाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे और आपको ध्यान रखना ये हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्हें गोल्डन बॉय के रूप में जाना जाता है। जो टोक्यो 2020 में भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला वो नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया था। तो ये तो रही बात यहाँ पर टोक्यो 2020 के बारे में। अच्छा, नीरज चोपड़ा के जो प्रमुख रिकॉर्ड है, जो भी हमने चर्चा किया नीरज चोपड़ा के, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें कई सारे हैं जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इनमें एक है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट में आयोजित हुआ अभी हाल ही में, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता अपना सर्वश्रेष्ठ 88.17 मीटर के थ्रो के साथ। ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया और वहीं पे लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया।
तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि ये सभी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए हॉकी की चर्चा हुई है तो हॉकी पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप अभी हाल ही में 2023 वाला प्रतियोगिता आयोजित हुआ था और भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि चौथी बार है जब भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने 2004, 2008 और 2015 में जीता था। ठीक है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये टूर्नामेंट अब तक 3 बार जीता है, 1988, 92 और 96 में। अर्थात भारत ने सर्वाधिक 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। कितनी बार? तो भारत 4 बार ये पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का विजेता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और अच्छा यहाँ पर जो इसका आयोजन हुआ था हॉकी पुरुष एशिया कप का, ये इसका मेजबान जो देश है ओमान है। ओमान के सलालाह में अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के जो शुभंकर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पर्पज से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये अभी हाल ही में कुछ आयोजित हो चुके हैं, कुछ आयोजित होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर जो था बॉमन रखा गया था। और यूरोपीय चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2024 जो आयोजित होगा, इसका शुभंकर रखा गया टेडी बियर। इसके अतिरिक्त जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित होना है, इसका जो शुभंकर है वो मोगा है। मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसी प्रकार 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल आयोजित हुआ, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम ब्रिटेन में, तो इसका जो शुभंकर था ये था पैरी द बुल। पैरी द बुल। आगे है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर शेरू। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर लॉर्ड हनुमान। और पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में आयोजित होना है, इसका जो कह सकते हैं शुभंकर है ये ओलंपिक फ्रीज। ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहां हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का जो अभी हाल ही में आयोजन हुआ, ये किया गया है बर्लिन जर्मनी में। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। अभी हाल ही में यहाँ पर यह आयोजित हुआ है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया। आपको ध्यान रखना है इसका थीम क्या है। तो 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो थीम है, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष, ये 2023 का इसका थीम है जो कि पूछे जाने योग्य है। आगे हम बात करेंगे इस सम्मेलन में भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन इसमें भाग लिया था। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको ये भी समझना है, जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित होता है वो बर्लिन में ही आयोजित होता है। और जो पहली बार जो आयोजित हुआ था वो वर्ष 2009 में आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि हाल ही में हमने आपको जानकारी दिया था। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। ये एक एक्स्ट्रा है, मिलता जुलता फैक्ट है जिसकी चर्चा यहाँ पर हमने किया है। नोट कीजिएगा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? एक तो स्किल इंडिया मिशन, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कौशल भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया स्किल्स 2023 से 24 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इनके द्वारा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना, उन्होंने विश्व कौशल 2022 के विजेताओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में बात करें तो भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है भारत की। तो ये कुछ इसी में मतलब यहाँ पर इसके जो विजेता थे भारत की तरफ से, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में धर्मेंद्र प्रधान से ही संबंधित कि सितंबर 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा और रोजगार में क्रांति लाने के लिए या फिर इसमें क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। ये भी आप ध्यान रखें, इसकी भी जानकारी आपको दिया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें स्किल इंडिया मिशन की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी
कब? तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की थी, स्किल इंडिया मिशन की। ये यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनके द्वारा हाल ही में ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। तो जो आंसर होगा इस प्रश्न का ये है आर के सिंह। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो अभी हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। और ये डैशबोर्ड की बात करें तो ये एक निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने यानी कि खरीदने और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने संबंधित बैटरी मांग, चार्जिंग घनत्व और बाजार विकास की जानकारी इसके माध्यम से मिल सकेगी। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि डैशबोर्ड के अनुसार वर्तमान में भारत में सबसे अधिक जो चार्जिंग स्टेशन है ये महाराष्ट्र और दिल्ली में। इस डैशबोर्ड पर यह सारी जानकारी दी गई है कि सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध है वो सबसे अधिक भारत में महाराष्ट्र और दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के निर्माण में पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखेंगे। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि डैशबोर्ड के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो इस समय 18% है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए एक ऑफर है इस नवरात्रि। आप सभी ऑफर का लाभ उठाकर बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स वाले कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रॉपर बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए उपलब्ध है। आप बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप पर जाके परचेज कीजिए और जो प्रोमो कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है बीपीएससी 70, इसका प्रयोग करके यहाँ से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डा को विश्व के हवाई अड्डों की पंक्चुअलिटी रैंकिंग यानी कि समय की पाबंद में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो हवाई अड्डों को लेकर पंक्चुअलिटी रैंकिंग जारी की गई है यानी कि कौन सा हवाई अड्डा समय का कितना पाबंद है, तो इसको लेकर इसमें पहले स्थान पर जो है ये भारत का हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि हाल ही में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत का कोई हवाई अड्डा दुनिया के टॉप हवाई अड्डों में पहले स्थान पर है समय की पाबंदी को लेकर के। इसमें लिखा गया आगे कि विश्व के हवाई अड्डों की इस रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के 2 हवाई अड्डा अर्थात भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। और आपको ध्यान रखना ये सूची जो है ये यहाँ पर हमने टॉप 5 की दी है। हालांकि टॉप 10 में भारत के जो 2 एयरपोर्ट है तो उनमें 2 जो है, एक तो है पहले स्थान पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक और दूसरा है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद भारत, जो कि तीसरे ही स्थान पर है। तो टॉप 3 में हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली में टॉप 10 यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन आप टॉप 3 भी बोल सकते हैं। टॉप 3 में 2 भारतीय हवाई अड्डा है जो कि विश्व की जो टॉप जो पंक्चुअलिटी रैंकिंग को लेकर जारी की गई सूची उसमें टॉप 3 में भारत के 2 हवाई अड्डे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसी चीज का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, छोटी सी एक तस्वीर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की एक झलक दिख रही है। जो इसका जो मेन बिल्डिंग है, जो फ्रंट व्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। इस वर्ष किस तिथि को वन वेल्थ के लिए आयुर्वेद विषय पर आयुर्वेद दिवस 2023 में मनाया जाएगा? देखिए इसकी जो घोषणा हुई इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर 2023 को। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका जो विषय होगा, जो थीम होगा, ये किस थीम पर आधारित होगा। तो वन वेल्थ के लिए आयुर्वेद, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम होगा। यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे 2023 का ये निर्धारित थीम है। अच्छा, आयुर्वेद की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हालांकि जानते होंगे आयुर्वेद क्या है, लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पर ऐसी भी है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आयुर्वेद की बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति, अभी तो हालांकि बहुत सारी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में बात करें तो आयुर्वेद उनमें से एक है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो कि आपको ध्यान रखना इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान। लगभग आपको ध्यान रखना 3000 वर्ष पहले भारत में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्मदाता भारत को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना कि आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 11 प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अभिनेत्री मिशेल योह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है?
देखिए मिशेल येओह की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया किस देश की अभिनेत्री है जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी। तो ध्यान रखिए ये रहने वाली है मलेशिया की। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में 141वें आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक आयोजित हुई, तो ये इसका अंतिम दिन था 17 अक्टूबर। एक्चुअली में ये आयोजित हुआ था 15 से 17 अक्टूबर को, जो कि भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ। तो इसी सत्र के अंतिम दिन अभी हाल ही में मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल येओह को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई। मिशेल येओह ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये खबरों में है तो ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हम सत्र की जो बात कर रहे थे, ये इसका 141वां सत्र है, जो कि भारत की मेजबानी में मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुई है। और यही अभी हाल ही में 5 खेल को ओलंपिक खेलों में 5 खेल को ओलंपिक में शामिल करने की बात कही गई। ये खेल कौन-कौन से हैं हमने आपको जानकर दिया था। इनमें क्रिकेट का टी20 फॉर्मेट, उसके बाद बेसबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल, ये 5 खेल को 2028 में लॉस एंजेलिस जो ओलंपिक खेला जाएगा वहां पर इसको शामिल किया जाएगा। और क्रिकेट को लेकर हमने आपको जानकर दिया था, पिछली बार ओलंपिक में जो क्रिकेट जो शामिल था वो पेरिस ओलंपिक में वर्ष 1900 में खेला गया था। अर्थात 2028 में जो लॉस एंजेलिस में जो ओलंपिक खेला जाएगा 128 वर्ष बाद ये क्रिकेट की वापसी ओलंपिक खेल में होगी। पिछली बार आपको ध्यान रखना, अच्छा यहाँ पर ये अलग पॉइंट है कि 1983 में पिछली बार नई दिल्ली में इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जो इसका 86वां सत्र था। तो फिलहाल इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में कांटी बिहू पर्व मनाया गया। तो कांटी बिहू पर्व जो संबंधित है वो असम से संबंधित है। असम में अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया है। 18 अक्टूबर 2023 को असम में कांटी बिहू पर्व मनाया गया। इस पर्व को कंगोली बिहू के भी नाम से जाना जाता है और ये त्योहार धान अर्थात चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो इस लिहाज से ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 12 प्रश्न थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। अच्छा, जो छात्र सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं अपने बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये आपको कोर्स यहाँ जो दिख रहा है, ये बैनर है कोर्स का। यही कोर्स आप एप्लीकेशन पे जाके परचेज कीजिए। ये नॉमिनल सा चार्ज है, 200 के आसपास ही इसका चार्ज है और रेगुलर हम आपके साथ बने रहेंगे साल भर और यहाँ से चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलेंगी। एक नॉमिनल सा चार्ज पर चीजें जिस प्रकार से हम आपको दे रहे हैं, हजारों छात्र इसमें ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आ चुके हैं कि हाल ही में किस रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जिस कोर्स की अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिस ऑफर की, ये वही ऑफर है। आपको ध्यान रखना है जब बीपीएससी मेकर ऐप पर 70वीं वाले कोर्स को आप परचेज करेंगे तो इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे, जिसके बाद वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोर्स की एक विशेषता यहाँ पर आपको ये बता दो। चलिए पहले मैं इसका जो ऑफर की जो अवधि है वो बता देता हूँ। इसकी जो ऑफर की अवधि है वो 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 2023 तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि इस कोर्स के अंतर्गत जो चीजें आपको मिल रही है वो तो आपको 1 साल के लिए मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जब एप्लीकेशन पर इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो ज्वाइन ग्रुप का एक ऑप्शन आता है टेलीग्राम का, जहां पर आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स मिलेगा। यानी कि करंट जो इसकी जो ये सारी जो मटेरियल आपको देख रहा है, ये तमाम मटेरियल टेस्ट सीरीज तो वो 1 साल की अवधि के लिए आपको मिलेगा। हालांकि पिछला भी वहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डेली करंट अफेयर्स आता है जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वही कोर्स के माध्यम से, कोर्स जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर जहां पर बाय नाउ का बटन आ रहा है वहां पर आपको एक ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा। तो वहां पर उस ग्रुप में क्लिक करेंगे तो जब तक चाहे आप उस ग्रुप में रहकर करंट अफेयर्स से प्राप्त कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं, मतलब विकल्प है कि आप वहां से चीजों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।